आज ही जो हमारी नशिस्त है इस लिहाज से बड़ी ही गैर मामूली है कि हमारी इससे पहले की तमाम नशिस्तें जो इंडस्ट्री कैपिटल लिंकेजेस के हवाले से हैं, जो कह रही स्किल्स के हवाले से, जो आज दुनिया में टेक की और आईटी की स्किल्स आई हैं, उस हवाले से हम नशिस्त है। लेकिन आज की नशिस्त वो एक फर्क और एक फर्क का और उनके साथ जो वो अक्सर उनकी पूरी फिलॉसफी जो उन्हें समझा पढ़ा, दुनिया को जो एक्सपोजर होकर था, उसको सामने रखते हुए यूनिवर्सिटीज जो कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स निकल रहा है, तो वो क्या काबिल है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है स्किल्स की उसके पास है। फिर वो बच्चा जो पढ़ रहा है यूनिवर्सिटीज में, उसके पास क्या वो स्किल्स हैं, माइंडसेट है, वो एंटरप्रेन्योर बन सके, बिजनेसमैन बन सके। फिर जो इंटरनेशनल इस वक्त एक नई टर्म आई है वो है ग्लोबल सिटीजन। तो क्या वो ग्लोबल सिटीजन बनने के काबिल है? इन सब चीजों को जब मैंने इंदा तलाश किया, पढ़ा, तो मुझे अहमद अली साहब की किताब, क्योंकि डिजिटल नहीं अवेलेबल है, आप वीडियो को सुनेंगे उसके लिंक्स में मिल जाएगा। और ये किताब जिसका जो टाइटल है, ये एक बड़े कैनवस पे इसमें बात की गई है। और इस किताब पे बातचीत करने के लिए बड़े बड़े काबिल लोग यहाँ पर लकीली मौजूद है, जिनमें वन ऑफ द लेजेंड अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, डॉक्टर निजाम साहब और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब जो है वो वाइस चांसलर की नहीं होती, इसके साथ जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है उसके फाउंडर है, फाउंडिंग मेंबर है, और उसकी चेयरमैन भी रहे। और इस वक्त की टास्क जो है बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी का, पूरी फैमिली सारा कुछ इन्होंने लगा दिया उस पर। डॉक्टर साहब क्या देखिए इस पूरे इवेंट को चेयर करेंगे, इसके साथ हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी, भाई भी, बड़े भाई भी, तो रोल्स इनके बड़े ज्यादा है। डॉक्टर दीन भट्टी साहब मौजूद है, डॉक्टर वाइस चांसलर है दौड़ लीड यूनिवर्सिटी के। और डॉक्टर साहब की जिंदगी जो है, मेरी इनकी दोस्ती तो सऊदी अरब में हुई, कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी हाई पोस्ट पे जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया उसमें सर्व कर रहे थे एज सर्टेन। हमारी दोस्ती हो गई 10 साल गुजर गई, और ये 10 साल लगता है बड़े सदियां गुजर गई हैं उनके साथ एक ऐसी खूब जबरदस्त दोस्ती। इससे पहले मेरी भट्टी साहब की और शर्जील अकबर साहब की गुफ्तगू दारिया और सीओ सुन चुके हो, वो भट्टी साहब बड़ी दुनिया ने सुनी है, पब्लिशर है, उसकी किताबें बड़ी बिकी हैं। ये मेरी इल्लाह में आ गया कि आपकी मेरी गुफ्तगू को सुनने के बाद हमारे साथ इंतहाई मोहतरम फारूक भाई साहब है, और डॉक्टर साहब जो हैं वो वाइस चांसलर हैं नूर यूनिवर्सिटी। आप लोअर वाले फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से वाकिफ हो, और बड़ी दुनिया का जब मैं कहता हूँ वाकिफ, तो वो कहते हैं कि हम तो पहला वहां पर हुए तो मेरे अपने तो बच्चे हैं, उनमें से 2 उनकी पैदाइश हुई, और अब तो बड़े हो गए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। तो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की जो कह लीजिए कंट्रीब्यूशन है नूर यूनिवर्सिटी की शक्ल, बड़ा काम कर रहे हैं खसूस हेल्थ सेक्टर में, तो बड़े कमाल के भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, हमारे टीवी प्रोग्राम्स बड़े सुनने लगे। इसके साथ हमारे साथ यूनिवर्सिटी से मोहम्मद हुसैन साहब मौजूद है। हुसैन साहब जो है वो पिछले 4 दहाइयों से कह लीजिए प्रॉपर बिजनेस को देख रहे हैं, कराची बेस्ड है, मास्टर ट्वीट को देख रहे हैं, मास्टर स्वीटन को देख रहे हैं, और इन थाउजेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है। तो इंडस्ट्री का बड़ा प्रैक्टिकल इनका एक अपना विजडम है, बल्कि इनकी अपनी स्टोरी में जब वो याद करता हूँ, ये कहते हैं कि मैं अगर तालीम मुकम्मल करता तो मैं फिर जॉब कर रहा हूँ, तो वो तालीम मैंने अधूरी छोड़ी और उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर बना, तो अब हजारों लोग जो हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जॉब कर। तो ये सारी कहानी के अंदर जाननी सबसे जो क्या रीजन अहम हमारे पास आज जो इस पूरी महफिल के दूल्हा है, क्योंकि किताब की तकरीबन नुमाई हो या किसी किताब मुसन्निफ मौजूद हो वो दूल्हा हो, तो हमारे लिए दूल्हा है वो अहमद अली साहब है। अहमद अली साहब सिविल सर्वेंट है, सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट में एक बड़ी अहम पोस्ट पे। इनकी अपनी जो लाइफ स्टोरी है वो यकीन कीजिए, ये मूवी है कल फिल्म कुछ भी नहीं, इनकी अपनी लाइफ स्टोरी अगर आप इनके साथ बैठे सुने समझें तो कल फिर वो जो मुकाबले का इम्तिहान एक बच्चा पास करता है वो कहानी छोटी लगती है, इनकी कहानी उससे बहुत बड़ी। और अगर ये कभी मूवी बने तो यकीन कीजिए वन ऑफ दी एक लेजेंड के तौर पर मैं इनको मानता हूँ, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ये भी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टोरी रहती है, बंदा पे बैक करता है, बड़ी मेहरबानी है। टाइम निकाल के साम पास से इन्हीं की किताब है। मैं सबसे पहले आज की गुफ्तगू जो सारी है उसमें जानना चाहूंगा अहमद अली साहब से कि सर इस किताब को लिखने बनाने इसका कॉन्सेप्चुअल वर्क क्या था? अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। किताब लिखने के हवाले से जो बैकग्राउंड है मुझे कि हमें मौका मिला कि दुनिया को देखें और मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ आइडियाज और ये सारी सोसाइटीज को ऑब्जर्व करने का मौका। तो मेरे को आता रहे प्रोफेसर सारम, वो भी बड़े वेल ट्रेवल्ड है। तो हमने ये देखा कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ जो काम करें अभी तक वो 50, 60, 70, 100 साल पुराने जो फॉर्मेट है उस पर काम करेंगे। बच्चे पैदा करने हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और मुख्तलिफ शोबे, मार्केट से उनका कोई देना देना। एक तो
मार्केट की क्या डिमांड है, लोकल मार्केट की बात कर रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल डिमांड क्या है। फॉर एग्जांपल इस वक्त चाइना में 3 मिलियन वर्कर्स की डेफिशिएंसी है एवरी ईयर, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया चाइना से आगे निकल गया आबादी में, उसकी आबादी कम है। हमने 2011 में ये आइडिया फ्लोट किया था कि जी अभी से बंदे ट्रेंड करना शुरू करते हैं, क्योंकि 2020 ऑनवर्ड चाइना में डेफिशिएंसी होगी तो वर्कर्स हम डेस्परेट हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें काउंटिंग हो, और अभी तक हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स की कमी है जो हम वहाँ दे सकते। फिर मार्केट में अब जर्मनी, इटली, स्पेन, कनाडा, यूएसए, साउथ कोरिया स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी डिमांड अभी तक हम उनको उस तरह यूनिवर्सिटीज़ को या इदारों को रीशेप नहीं किया कि अब मार्केट की डिमांड के मुताबिक सप्लाई दें। हमने वो करना है कि जी आलू पैदा करना, बेशक उसकी उतनी डिमांड हो या ना हो, वो 200 रुपये से 500 रुपये किलो हो जाए, और आखिर में कोई ना ले तो वो उठाने के पैसे ज़्यादा हो जो बेचें, तो हमारी रवश वही जारी रहे और हम पीछे। अब आगे कोविड के बाद ये सूरत होगी कि ऑन कैंपस सिलसिला था वो मुर्तन शिफ्ट हो गया ऑनलाइन के, और उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। तो ये इतनी बड़ी जो स्ट्रक्चर्स थे, ये मलेशिया में ये कॉन्सेप्ट आया जो बैंक कैपिटल बन रहा था कि जी शेयर्ड फैसिलिटीज़ कैंपस से बनाई जाए, और हमने ये कॉन्सेप्ट 2008 के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में किया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी 200, 500, 400, 1000 एकड़ पे यूनिवर्सिटीज़, ये वेस्टेज ऑफ मनी रिसोर्सेज है। 200 एकड़ में तो आप 20 यूनिवर्सिटी बना, और मार्केट के हिसाब से बना जो न सिर्फ स्किल्ड लोग पैदा करें बल्कि एंटरप्रेन्योर्स करें, ऐसे लोग तैयार करें जो हु शुड क्रिएट जॉब्स। लाइन में ना लग जाए, आपके अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज को ना बढ़ाए बल्कि आपकी परसेंटेज घटाने में मदद कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था इस किताब को ले आने में कि डॉक्टर अपना रुखसार और हमने ये सोचा कि कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन कर जाए। हो सकता है कहीं क्लिक हो जाए, हो सकता है कोई इससे क्लू ले ले, हो सकता है हमारे यंग जनरेशन को फ़ायदा हो जाए, हो सकता है हमारी गवर्नमेंट कुछ इससे फ़ायदा उठा ले और मुल्क का फ़ायदा हो जाए। तो दैट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दिस। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर निज़ाम साहब से दरख्वास्त करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मुकालमा है ना जी, ये मुकालमा और ये डिबेट, ये कोई नई डिबेट नहीं है पाकिस्तान में। आप क्योंकि पिछले 2 दहाइयों से इंतहाई एक्टिव हैं, और कह लीजिए कि एक आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और फिर आपने सोसाइटी की नब्ज़ पे, बिलखसूस एजुकेशन सेक्टर की नब्ज़ पे हाथ भी रखा हुआ है। आप देखिए बेशुमार ऐसे फॉरम्स बने हुए हैं जो इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि जी हमें ब्लू कॉलर भी तैयार करना चाहिए, सिर्फ वाइट कॉलर्स मैनेजर्स नहीं तैयार करने चाहिए। बड़े ऐसे फॉरम्स हैं जो कह रहे हैं कि जी इस वक्त स्किल्स के बगैर गुजारा ही नहीं है। आप क्या कहेंगे कि ये जो डिबेट अहमद अली साहब ने एक्टिव की है, इसकी ये किताब मुझे लगा तहरीक है, दरअसल तहरीक है, या वो जो पहले से मौजूद तहरीक है उसका कैटलिस्ट है, उसको और तेज़ कर रही है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? पहली बात तो ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि पाकिस्तान से तहरीक शुरू हो रही। मैं 4 साल से एक इंटरनेशनल ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हूँ, वो है फिनटेक लंदन में, और एक ICA में डिजिटल एकेडमी है लंदन में। 4 साल से कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास भी आए, पाकिस्तान भी आए, मुसफीर ले गया, ITU ले गया। वो 4 साल से ये कह रहे हैं कि फिनटेक का जो डेटा है उसके लिहाज से 45 मिलियन जॉब्स इस वक्त मौजूद हैं दुनिया में, और कोई इसके लिए क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे। तो लिहाजा दे ट्राइंग टू ट्रेन पीपल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री जहाँ की यूथ पॉपुलेशन मौजूद है। जैसा भी बताया हमारे ऑथर साहब ने, हमारे पास यूथ है, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ। मैं पिछले मेरे 2 हिस्से हैं ज़िंदगी के। एक हिस्सा मैंने पॉपुलेशन में काम किया, पहले 25-30 साल, लास्ट 25-30 साल मैं एजुकेशन में काम कर रहा। तो जब 25 साल पॉपुलेशन में काम करता था, लाहौर मेरा दफ्तर था मेन गुलबर्ग में, तो हम कहते थे
बच्चे कम करो, बच्चे कम खुशहाल घराना। मैंने एक अपना स्लोगन बनाया था, तो मैंने उस पर प्रैक्टिस भी किया था, हम दो और हमारे दो। हम दो और हमारे दो, हम दो से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करो। ठीक है। तो मतलब कि दो जब होते हैं तो रिप्लेसमेंट आ जाती है, यू डोंट लूज यू डोंट विन। अब यूरोप में एक हो गया, चाइना ने एक शुरू किया था, वन चाइल्ड फैमिली, तो दे हैव सफर्ड फ्रॉम दैट। हमारे पास सबसे बड़ा, अब मैं कहता हूँ हमारा सबसे बड़ा वेपन, रिसोर्स, एसेट हमारा यूथ है। एक टर्म है डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, ये शुरू हुई थी कोई 30 साल पहले, साउथ कोरिया ने शुरू की थी। साउथ कोरिया में सबसे पहले डिक्लाइन हुई फर्टिलिटी थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पैसे बच गए, सो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एजुकेशन, उनको इन्वेस्ट करो द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यंग पीपल। तो किया, उसका डिविडेंड उनको ये मिला को यंग पीपल पे इस पर इन्वेस्ट किया, और दे यंग पीपल देन ट्रेन, दे स्टार्ट वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड। तो ग्लोबल में साउथ कोरिया बड़े आगे इसमें। ये मैं 4 साल से बात कर रहा था। एक दिन मैं 2 साल पहले इस्लामाबाद में वाइस चांसलर की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो कुछ कॉन्फ्रेंस एक साहब बोल रहे थे स्टेज से, वाइस चांसलर साहब के, जी हमें बड़ी शर्म की बात है कि हमारे यहाँ अभी तक हमारे जो यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस है, रजिस्ट्रेशन, वो सिर्फ 9% है, और इंडिया की जो 22% है, 25% है, हम बहुत पीछे हैं। तो मैं सामने बैठा था, मैंने कहा आप शुक्र करें कि आपकी 9% है, उसके बावजूद इतने अनएम्प्लॉयड डिग्री होल्डर्स हैं। तो अगर आपकी 24% अनएम्प्लॉयड डिग्री होल्डर बढ़ जाएंगे, तो क्यों, व्हाई डू यू वांट टू प्रोड्यूस अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयबल डिग्री होल्डर्स। तो फिर अभी रिसेंटली मैं 2 साल से कह रहा हूँ, आपको शायद याद होगा अगर पढ़ रहे हैं कॉलम्स, हमारे जो चेयरमैन थे पहले HSC के, जवाहर लगारी, उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया, अच्छा, डिग्री वर्सेस स्किल्स। कहते नो मोर डिग्री प्रोग्राम्स। ठीक जी। वो यहाँ तक बात करने की, तो यहाँ तक कहने लगे नो मोर न्यू यूनिवर्सिटीज़। हाँ जी, 270 बन गई हैं, और कितनी बनानी है हमने। तो इशू अब यूनिवर्सिटी का नहीं रहा, ना डिग्री का रहा, अब इशू स्किल्स कहाँ पर बनाएंगे। अब ये नया प्रोग्राम शुरू हो गया, मैंने भी इसको शुरू किया हुआ है, यूनिवर्सिटी लाहौर ने भी शुरू किया हुआ था, वो ये था डिग्री प्लस स्किल्स। कि डिग्री लेने को तो एक कल्चर हमारा है कि हर बंदा कहते मैं डिग्री लूँगा, और डिग्री हमारे पास पूरे फैक्ट्रीज बनी हुई है, यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्स स्किल डेवलपमेंट के लिए अब करवाते हैं। एक शुरू किया था 2 साल पहले यूनिवर्सिटी लाहौर में, ई-कॉमर्स, उसने शुरू किया, वहीं पे होता था यूनिवर्सिटी लाहौर में, उसने ई-कॉमर्स शुरू कर दिया। जैसे ई-कॉमर्स शुरू किया, 70% बच्चे PS वाले आ गए, जो डिग्री कर रहे हैं वो ई-कॉमर्स में आ गए 3 महीने के लिए। कोई अंदाजा ये हुआ कि हम 3 महीने का कोर्स कर लेते हैं तो विल गेट जॉब्स, वी वांट टू वेट 5 years फॉर डिग्री प्रोग्राम, उधर आ गए। तो मैंने उसको अपने पास भी शुरू कर दिया था। अगर आप देखें नेफ्टा की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली बात कर रहा हूँ कि नेफ्टा का जो प्रोग्राम है हर यूनिवर्सिटी करवा रही है। मकसद ये है कि नेफ्टा वाले लोगों को ट्रेन करें। वो ट्रेन कौन हो रहे हैं, हमारे डिग्री होल्डर्स जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो आके एनरोल हो जाते हैं। बताते नहीं कि हम MBS में पढ़ रहे हैं, कहते हैं हम तो FSC हैं, FA हैं, एडमिशन ले लिया। मैंने भी 4 कोर्स करवाए, उसके पे पैसे फ्री में मिलते हैं, सारे कॉस्ट वो दे देते हैं। और 500 इंस्टीट्यूट करा रहे हैं पंजाब में, नेफ्टा के कोर्स करवा रहे हैं। लेकिन वो स्किल जो है, नाम उसका स्किल है, लेकिन स्किल वो तरह की नहीं बनती जैसे मार्केट में ज़रूरत है। बार बार कहा गया जाके उनसे, उसके डायरेक्टर से, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के बगैर स्किल नहीं बनेगी। ठीक, टेफ्टा वाले करवा रहे हैं, उनके पास उनका बिलियन है, 20 बिलियन का बजट है, 20 बिलियन दे आर स्पेंडिंग इन टेफ्टा। मैं उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ। तो मुझसे कहते हैं आप 20 बिलियन खर्च कर रहे हैं, ग्रेजुएट का कोई हम हायर नहीं करता, फिर क्या क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, कहते नहीं हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं सऊदी अरब में, हमारे ग्रेजुएट कहाँ जाएंगे। वो स्किल की जब तक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नहीं, आज तक ये बात हो रही, क्लियर हो रही है। तो नेफ्टेक हमारे जो फिनटेक वाले कह रहे हैं, और जहाँ मैं काम कर रहा हूँ IC में डिजिटल के साथ, कि जब तक आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नहीं होगी आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। सही, वो कर लें आप, आपके लिए बाहर भी जॉब मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है। लिहाजा हमें स्किल की आजकल स्किल का कोई चॉइस ही नहीं। तो बड़ी अच्छी टाइमली किताब है,
अच्छा रिसर्च और बड़े बोल्ड वाले पाकिस्तान से मूवमेंट जरूरी, बिल्कुल सही, बड़ी खुशी इस बात की बहुत ज़रूरत है। मैं मोहम्मद हुसैन साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप इंडस्ट्री में ना सर, मैं 2-3 लेयर्स पे इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक सर वो एक मल्टीनेशनल और मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ के साथ कुछ ऐसी हैं जो उनका स्टाइल मल्टीनेशनल जैसा हो चुका है नेशनल। अच्छा, एक है सर मिडिल टियर में बहुत बड़ी रेंज है सर, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूनिट्स ऐसे हैं काम वो कर रहे हैं, चीज़ है कि वो मल्टीनेशनल या नेशनल बड़ी को हाई कंपनीज नहीं है, लेकिन उनके पास उनका रोल है इकॉनमी में, टैक्स देने में, चीज़ों में। अच्छा, एक है बिल्कुल स्मॉल इंडस्ट्री, बिल्कुल कह लीजिए जहाँ पर एक घर के लेवल पे काम हो रहा है, वो सियालकोट है, गुजरांवाला है, कहीं ऐसी बनी हुई छोटी छोटी पॉकेट्स। मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपके पास इंडस्ट्री में वो फीड का सेक्टर है या कोई भी कह लीजिए बिजनेस का सेक्शन है, आपके पास एक बच्चा आता है जॉब लेने के लिए, उसकी आप डिग्रीज देख रहे होते हैं या आप कहते हैं यार इन्हें कम आंदा है, स्किल्स है ने, इन्हें जॉब दे देनी चाहिए। यानी आपका सोल्यूशन अगर उसकी स्किल्स के साथ और उसकी किसी लर्निंग के साथ अगर मसला हल हो रहा है तो क्या ये कंडीशन होती है? क्योंकि पहले तो देखें मैट्रिक करने के बाद ही इंटर हो सकता है, इंटर करने के बाद ही ग्रेजुएशन हो सकती है, लेकिन जॉब देने वाले की मर्जी है, वहाँ पर कोई कानून नहीं लगता उसका। अगर सोल्यूशन आईटी सेक्टर में ऐसा बड़ा काम है, मैट्रिक पास ढेरों हैं और उनकी जो इनकम्स हैं वो 5-10 लाख रुपये, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या देखते हैं जी उसमें? इसमें असल में 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं कि एक तो ये है कि उसका बिहेवियर्स कैसा है ना। असल में हमारे यहाँ जो है ना इस वक्त बिहेवियर्स के बड़े मसले हैं कि लोग जो है टिकते नहीं हैं। मतलब अगर उसके ऊपर एक इंडस्ट्री, मतलब क्योंकि उनको अखलाकी तालीम जो है वो बहुत गिरावट के अंदर है, अगर उसको मतलब कोई जॉब दी जाती है तो जैसे ही उसको पॉलिश करना शुरू करता है अदारा तो वो फ़ौरन आगे स्किप कर जाते हैं। एक तो ये बड़ा इशू आता है। दूसरा ये कि लोगों के इस वक्त सबके पास है। तो असल में जो मैं इस वक्त अपने मुल्क में देख रहा हूँ, ये मतलब इस जो आपकी टॉक है इससे हटके मैं बात करूँगा। असल में जो मैं सबसे बड़ा इस वक्त मुल्क को थ्रेट देख रहा हूँ वो हेल्थ का थ्रेट है। अब जब तक हेल्थ नहीं होगी किसी कौम की तो एजुकेशन क्या करेगी वहाँ पर। और हेल्थ के 3-4 ऐसे चैप्टर हैं, अगर मतलब आप लोग बैठे हुए और आपकी चॉइस से ये बात पहुँच जाए, अब पूरे यूरोप के अंदर 9 बजे के बाद लाइफ बंद हो जाती है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो है 10-10 बजे तक क्लासेस ले रही हैं, 11-11 बजे तक क्लासेस ले रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा ये काम, पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? और जब नबी सल्लम जो है कि हमारे लिए हादी हैं, हमारे रहनुमा हैं, उनकी कोई एक्टिविटी पूरी ज़िंदगी के अंदर सलातुल इशा के बाद नहीं है। पूरे जापान के अंदर कोई एक्टिविटी, एजुकेशन की एक्टिविटी इशा के बाद 9 बजे के बाद कोई एक्टिविटी दिखा दें जापान के अंदर, हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। जापान हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उसके बाद जो है जर्मनी हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। वहाँ का स्टूडेंट दिन को पढ़ता है, हम अपने स्टूडेंट को रात को पढ़ाना चाहते हैं। उससे हो क्या रहा है? वो इमोशनली भी अपसेट हो रहा है, वो मेंटली भी अपसेट हो रहा है, फिज़िकल भी हो रहा है। और जिस कौम की फ़िज़िकल हेल्थ ठीक ना हो और इमोशनल हेल्थ ठीक ना हो, आप उसको जितनी बड़ी तालीम दे दें। इस बात के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप बात करें कि रात को क्यों तालीम हो रही है। क्या जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने रात को पढ़ के तरक्की की है? तो सबसे बड़ा इस वक्त हमारी हेल्थ जो डैमेज हो रही है वो रात की जागने की वजह से हो रही है। हमारा बच्चा कह रहा है जी रात को चिल होता है, रात को पढ़ने का टाइम होता है। जापानी कहता है रात को सोने का टाइम होता है, जर्मन कहता है रात को सोने का टाइम होता है, अमेरिकन कहता है रात को सोने का टाइम होता है। सर ये तजाद क्यों है? इसको ठीक करें, आपकी 25% मसले हल हो जाएंगे। इसको अगर ठीक कर लिया जाए हमारे 25% मसले हल हो जाएंगे। इसको जब तक हल नहीं किया तो हमारे कभी मसले हल नहीं होंगे। इस वक्त 8 करोड़ आपके पास पेशेंट है जो कि मेंटली अब अनहेल्दी हैं, तो अब किस तरफ जा रहे हैं? उसकी वजह है रात को जागना। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो मसला आ रहा है बच्चों के साथ, एक क्लास सुबह 9 बजे हो रही है, उसके बाद 3 घंटे बच्चे के पास कोई काम नहीं है, अगली क्लास जो है ना 1 बजे टीचर आएगा तो क्लास होगी। तो बच्चों के पास कोई सेटअप ही नहीं बन रहा पढ़ने का, वो कैसे अच्छा बच्चा बनेगा? एक क्लास शाम को 7 बजे हो रही है। तो ये मसाइल हैं जो मैं बस देख रहा हूँ इस वक्त। हेल्थ तो, और हेल्थ जो है नींद के बगैर हेल्थ नहीं हो सकती। आप लोग माशाल्लाह सारी दौरों पे जाते हैं, सारी कोई क्लासरूम लगता है जापान के अंदर 7 बजे के बाद, कोई क्लासरूम रखता है जापान के अंदर 9 बजे के बाद। सर ये इसके ऊपर अगर पहले हम बात करें, इसकी तो बाद में आएगी जब मेरी हेल्थ होगी, जब मेरी हेल्थ होगी। और दूसरा जो उसके बाद है, जो आज हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, मतलब जो हमारे दीनी सेक्टर से, कि आज हमारी खुराक के ऊपर कोई बात नहीं हो रही कि खुराक आपने खानी क्या है, खुराक आपने खानी क्या है। जब तक खुराक ठीक नहीं होगी तो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, और जब तक मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, परफॉर्म ही नहीं कर सकते, आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते आप। तो 3 चीज़ें मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, जो है
पहली बात यह है कि सलातुल इशा के बाद जो खाना खा रही है कौम, अपने आप को डैमेज कर रही है। पूरी दुनिया में सलातुल इशा के बाद कोई खाना नहीं। आप लोग माशाल्लाह जाते रहते हैं विज़िट के ऊपर, तो ये बात यहाँ पर बड़े लेवल पे क्यों नहीं हो पा रही? हम हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, उसके इनपुट के ऊपर काम नहीं कर रहे कि आखिर ये मसला हो क्यों रहा है। जो कौम रात को देखें, जब तक मुसलमान रात को सोते रहें और फजर में उठते रहें, हम गालिब थे। जब से मुसलमानों ने रात को जागना और दिन को सोना शुरू कर दिया है, मुसलमान मगलूब हो गए हैं। तो इशा के बाद हॉस्टलों में खाना नहीं होना चाहिए, इशा के बाद वाईफाई बंद होना चाहिए हॉस्टल्स के अंदर, इशा के बाद कोई क्लास नहीं होनी चाहिए। आप देखें इसी से बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, इसी से। तो मैं हाँ, बैक टू नेचर, इसके बगैर सर कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। जी ज़रूर सर, कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। ये जो बेसिकली बुक है उसमें हम बात कर रहे हैं नौकरी लेने पे नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, उस पे फोकस है हमारा। बिल्कुल ठीक। हम यहाँ से यूथ को बाहर भेजने पे बिलीव ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक है सर। हम कहते हैं यहाँ बैठ के आप अपना एंटरप्राइज बनाएं, बिल्कुल सही, और उनको भी इंगेज करें, खुद भी कमाएं, मुल्क में कंट्रीब्यूट करें। दैट इज द मेन फोकस। बिल्कुल ठीक। अच्छा बड़ी साहब, मैं थोड़ा सा सवाल इसमें बदलना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, वो सारे पढ़ाने में इतना बच्चा पास आउट हो रहा है सर, वो बच्चे सारे के सारे सर वो नौकरी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार है, वो अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया है, पहले जो था सर, एक बिजनेसमैन वो ग्रे हेयर्स 60-70s की एज में जाके मिलता था। पिछले 20 सालों में 25 सालों में टेक की वजह से, आईटी की वजह से और अब एआई की वजह से एक यंग एंटरप्रेन्योर्स पूरी दुनिया में नज़र आने लग पड़े हैं। तो क्या वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में ऐसा क्या पढ़ाया नहीं जा रहा, या ऐसा क्या बताया नहीं जा रहा कि हम उतने एंटरप्रेन्योर नहीं पैदा कर रहे, नौकरी देने वाले कह लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, क्योंकि जॉब लेने वाली पूरी कौम है इस वक्त, तो नौकरी देने वाले। और एक एक सेक्टर में देखिए, पाकिस्तान में अभी भी टेक्सटाइल सेक्टर में ऐसे इदारे मौजूद हैं जिसमें 22-25 हज़ार 30 हज़ार ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, एक कह लीजिए सेक्टर में, एक फैक्ट्री में कह लीजिए, या उनके यूनिट्स में। तो ये हम क्यों नहीं पैदा कर पा रहे सर? अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने ये बुक लिखी, और मैं आथर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बुक का ये जो टाइम है इस वक्त, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में जाऊँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कॉमन हैं विद द वर्ल्ड, और कुछ चीज़ें हैं जो हमारी स्पेशल, हमारी प्रॉब्लम है। जो चीज़ें हमारी कॉमन है वो क्या है कि वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी एजुकेशन एट डिक्लाइन है और क्वेश्चन हो रही है, और इसमें बहुत बड़ा रोल ये हमारे जो बड़े बड़े नाम इलान मस्क और जैक मा और पीटर इस बड़ा बोलता है आजकल यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट। ये एक कैंपेन इन्होंने शुरू की जिसमें मेन एम यही है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन बेकार चीज़ है और यूनिवर्सिटीज़ बेकार जगह हैं, और यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए, इंस्टेड स्किल पे आना चाहिए। ये एक वर्ल्ड वाइड, हम भी उसका पार्ट हैं, और किसी न किसी हद तक हम भी उसमें उसी को फेस कर रहे हैं। एक दूसरा पार्ट है जिसका हम ख़ास तौर पे जो हमें फेस करना पड़ रहा है, वो ये है कि आवर यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट प्रोड्यूसिंग व्हाट वी वांट टू प्रोड्यूस, एक्चुअली व्हाट वी क्लेम कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनको ये डिफ़िकल्टी है जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है, और कुछ तो हम उसी के पार्ट हैं जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ हमारे। इस बुक में आपने बड़ा खूबसूरत चैप्टर 4 और 5 में आपने इस चीज़ को एड्रेस किया कि चैलेंजेस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और वो उसमें 2 पार्ट मैं फिर बात करूंगा कि हमने अगर एक आपकी मोटर बाइक ख़राब हो गई है और आप गए हैं, आपने कहा मेरी मोटर बाइक का ऑयल चेंज करना है, तो मोटरसाइकिल मैकेनिक के यहाँ एक छोटा होता है, वो उसको आवाज़ देता है कि भाई आगे होके ऑयल चेंज कर दो, वो ऑयल चेंज कर देता है बच्चा, वो बच्चे की 0 एजुकेशन होती है लेकिन वो काम कर लेता है। फिर आपकी मोटर बाइक में एक प्रॉब्लम आ गया इंजन में, तो आपका ये मैकेनिक चाहिए मुझे, तो फिर सुपीरियर लेवल का मैकेनिक आएगा जो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब यहाँ तक का काम तो हो गया वर्कशॉप के अंदर। अब आप सोचते हैं कि मोटरसाइकिल का इंजन ही रीडिज़ाइन किया जाए, अब नई मेटलर्जी आए, नए मेथड्स आए, नई एनर्जी का सोर्स जो है उससे मोटर बाइक चले, तो
अब आपको इंजीनियर्स चाहिए, अब वो लोग चाहिए जिन्होंने 4-4 साल, 3-3 साल, 5-5 साल यूनिवर्सिटीज़ में गुजारे हैं, जिन्होंने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। लिहाजा यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की एक अपनी इम्पोर्टेंस बाहर है। और वो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि हमें इनोवेशन पे जाना है और क्रिएटिविटी पे जाना है, और हमारे पास एक्सपोर्ट की भी आप बात कर रहे थे कि हमारी रेमिटेंस जो है इस वक्त कोई 30 बिलियन की रेमिटेंस हैं और अराउंड 30 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्टेबल कमोडिटी कोई नहीं हमारे पास। हम वही अभी तक मैंगो और राइस एक्सपोर्ट करके, और फुटबॉल, बहुत सारे हमारे पास कमोडिटीज़ नहीं है। हम घड़ी बना नहीं सकते, हम सुई बना नहीं सकते। तो ये जो बना सकने की एबिलिटी है, इसके लिए हमें वो लोग चाहिए जो मेटलर्जी के एक्सपर्ट हों, फिज़िक्स के एक्सपर्ट हों, जो केमिस्ट्री को जानते हों, जो केमिकल इंजीनियरिंग को समझते हों, और उसके बाद वो प्रोडक्ट वो बना सकें, डेवलप कर सकें। तो यूनिवर्सिटी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अब रह गई बात हमारी यूनिवर्सिटी की, जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही जो हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। उसमें डेफिनेटली वी नीड टू हैव रिवीजन ऑन द करिकुलम। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी अभी रिसेंटली 24 में पॉलिसी आई, उसने भी इंडिकेट किया कि हमारी वी हैव डेफिशिएंसीज, और उसमें हमारे सिस्टम में भी हमारा करिकुलम जो है वो बहुत नैरोली फोकस हो चुका हुआ है। बाज़ चीज़ों में हम पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ पे इस कदर फोकस करके हैं कि उसके बदले में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है उसको इग्नोर कर लिया है, और इसको रिविज़िट करना चाहिए। हमारा जो करिकुलम है उसको भी देखना चाहिए। हमारा असेसमेंट और एवेल्यूएशन का जो सिस्टम है, दैट हैज़ टू बी रिव्यूड एंड एवेल्यूएटेड। कोलैबोरेशन का इस वक्त कल्चर है पूरी दुनिया में। कारें बनाने की कंपनियां वो कोलैबोरेट कर रही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां वो कोलैबोरेट कर रही हैं। एक पार्ट जो है वो किसी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी वो एक पार्ट बनाती है और दूसरा पार्ट कोई और मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान कोलैबोरेशन की फ़ज़ा नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी में एक ग्रेजुएट ने एक कोर्स लिया और उसका क्रेडिट जो है वो डॉक्टर साहब की यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती। हमारे यहाँ क्रेडिट एक्सेप्ट करने का रवाज नहीं है। जैसे हमारे साथ एक बिजनेस पर्सन बैठे हैं, इनका लाइफ एक्सपीरियंस है, ये खुद चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन इनको हम बैचलर की डिग्री भी अवार्ड करने के काबिल नहीं हैं। तो दीज आर द थिंग विच हैज़ टू बी रिविजिटेड। और ये जो किताब का पूरा एक पूरी डिस्कशन है, वो एम्प्लॉयर है जिसको हमने तैयार करना है कि वो यूनिवर्सिटीज़ को समझ सके। हमारा एम्प्लॉयर भी अभी तक यूनिवर्सिटी को नहीं समझ पाया कि यूनिवर्सिटी एक्चुअली क्या प्रोड्यूस कर रही है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली हमने मास्टर डिग्री ख़त्म करके एमफिल शुरू कर दिया, राइट। हमने अभी मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के कोई 20 एग्जेक्टिव को अपनी यूनिवर्सिटी में इन्वाइट किया, और वो ऑल ऑफ देम आर एम्प्लॉयर्स। आप यकीन करेंगे कि उन 20 के 20 एम्प्लॉयर को ये नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी में एमए ख़त्म हो चुका हुआ है। सही जी। यानी एक कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, और ये हमने ये भी करना है। और फिर इस वक्त जो सॉल्यूशंस हैं कि अब करें क्या, दीज आर द थिंग्स। अब हमें क्या करना है। स्किल्स का एक फ्लड है पूरी दुनिया में, स्किल्स की बातें शुरू हो गई हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में कहते हैं कि स्किल्स, इसकी दो, आईटी कहता है इसकी स्किल लेके आओ, एआई कहता है इसकी स्किल लेके आओ। तो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री भी अपनी जगह पे है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट अपनी जगह पे है। मर्जर किस तरह होना है, और मर्जर्स का जो वो माइक्रो क्रेडेंशियल है। माइक्रो क्रेडेंशियल का जो इनफॉर्मल प्रोसीजर है, वो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने कोर्सेज शुरू कर दिए, तो डिग्री लोग कर रहे हैं लेकिन साथ साथ शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं। लेकिन अब वेस्टर्न यूरोपियन यूनियंस ने इस पर काम करना शुरू कर दिया कि माइक्रो क्रेडेंशियल शॉर्ट कोर्सेज हों जिसके क्रेडिट अवार्ड हों। शॉर्ट कोर्सेज आप करें और वो शॉर्ट कोर्सेज जो है वो उसका क्रेडिट मिले आपको टुवर्ड योर डिग्री प्रोग्राम्स। तो दैट इज बेसिकली द सोल्यूशन टू पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ एंड टू वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। कि अब यूनिवर्सिटीज़ की सर्वाइवल इसमें है कि आप स्किल बेस्ड शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें, साथ आप डिग्री प्रोग्राम्स करें, और दोनों का मर्जर करें, और दैट विल बी कॉल्ड माइक्रो क्रेडेंशियल। सो माइक्रो क्रेडेंशियल कन्वर्ट हो डिग्री प्रोग्राम्स में। तो दिस इज़ द वे वी कैन आंसर टू द। अच्छा, जो आपने बात अभी आप भी से बात करें हमारे एम्प्लॉयर के जो इश्यूज़ हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि नौजवान को पूछें तो वो कहता है नौकरी कोई नहीं। एम्प्लॉय से पूछें तो वो कहता है कि मेरा एम्प्लॉय, मुझे अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। जिसको नौकरी मिल गई हुई है उसका एम्प्लॉयर कहता है कि ये मैं नौकरी तो दी हुई है लेकिन ये परफॉर्म नहीं करता। बिल्कुल सही।
यानी एक पर नौकरी नहीं है, एक को एम्प्लॉय मिल नहीं रहा और एक को एम्प्लॉय मिला हुआ है तो वो सेटिस्फाइड नहीं है उससे। बिल्कुल सही। ये सारी चीज़ें जो है दिस हैज़ टू बी एड्रेस्ड बाय द यूनिवर्सिटीज, और इस सबको ये बुक इज वेरी कम्प्रिहेंसिव बुक विच इज़ एड्रेसिंग ऑलमोस्ट एवरी डायमेंशन ऑफ द होल प्रॉब्लम कि यूनिवर्सिटी को क्या करना है, एम्प्लॉयर को क्या करना है, एंड जो स्टूडेंट है उसको क्या करना है। और ये जो ट्राइका बनेगी, ये ट्राइका मिलकर सोल्यूशन देगी टू द होल प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। मोहतरम बाजू साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, चैप्टर 7 जो है ना इस किताब का, वो है अबाउट द मेंटोरशिप एंड कोचिंग के हवाले से। और दुनिया में सबसे पुराना जो तदरीस, तालीम, ये सारा अमल था, ये था ही मेंटोरशिप और कोचिंग का अमल था। मैं चंद दिन पहले जूलिया यूनिवर्सिटी गया, जो तकरीबन 2500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है टेक्सला में। तो वहाँ पर वो कोई साइज़ ही नहीं है ऐसा, यानी कोई ऑडिटोरियम वाली जो चीज़ है जो आज दुनिया में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, चाहे जो है कि टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया, बात करें दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाती। मैन टू मैन कनेक्शन एक कमाल की चीज़ थी कि बंदा अपनी इंस्पिरेशन को, अपने पोटेंशल्स को दूसरे के पोटेंशल्स जगाने के लिए इस्तेमाल करता था। और बिलखसूस एंटरप्रेन्योर बनाने में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मेंटोरशिप की और कोचिंग की। आप क्या कहेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ इसको इंश्योर कर रही हैं, नहीं कर पा रही, तो क्यों नहीं कर पा रही? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये कि मैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द ऑथर्स ऑफ द बुक। माशाल्लाह, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब जी। आपकी किताब मेरी नज़रों से गुजरी और बड़ी ही, जिसे कहते हैं कि जिसकी इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत भी थी। शाह जी ने जो बात की, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके गए 2500 साल पहले की, कि यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली कर क्या रही थी और हो क्या रहा था। शाह जी, थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में इसको जाए ना, तो इसकी हिस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी मज़ेदार है। हम सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, हम सारी ज़िंदगी ये समझते रहे कि यूनिवर्सिटीज़ की हिस्ट्री जो है ये ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से और यहाँ से कहीं शुरू होती हैं और कहीं पादुआ और ये कहीं बलोना और यहाँ पे कहीं आ रही हैं और यहाँ से ये यूनिवर्सिटी शुरू हो रही हैं। इसके बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। यूनिवर्सिटी दुनिया में जो पहली जो यूनिवर्सिटी, जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी जब बनी ना सर शाह जी, वो फैज़ में बनी और दैट इज़ अ सिटी इन मोरक्को। फातिमा अल फहरी ने उसको वो स्टार्ट किया। उसके बाद सेकंड पे आई फिर आपकी अल अज़हर और फिर उसके बाद बलोना और पादुआ और फिर उसके बाद वो सिलसिला जो है वो आपका आगे चलते चलते आपकी आगे फिर इसकी मॉडर्न फॉर्म में ये आपकी जो है वो यूरोप की बाकी यूनिवर्सिटीज़ आपकी हैं। अच्छा, अब इसमें बड़ी एक मज़े की चीज़ है कि आप ये देखें कि जब फातिमा अल फहरी ने इसको शुरू किया ना जी, उसमें डेफिनेटली एक उसका कॉन्सेप्ट, आपने चूँकि हिस्ट्री में उसको कनेक्ट किया तो इसलिए मैं उसको वहाँ से लेके आगे चलूँगा बात को। उन्होंने जब इसको स्टार्ट किया ना जी, तो बेसिकली दीनी उलूम के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए थी, और प्लस दीनी उलूम के साथ ये था कि वहाँ के लोगों को वो स्किल्स भी सिखाती थी, बेसिक स्किल्स सिखाती थी। फातिमा अल फहरी के जो फादर थे, जिन्होंने उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी जिनसे उन्होंने इनहेरिट की, ही वॉज अ बिग मर्चेंट इन दोज टाइम्स, और ये बात हो रही है 9th सेंचुरी की, ठीक है। अच्छा, ये आज से आप कह लें कि 1100-1200 साल पहले की ये बात हो रही है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी हमने चूंकि जो कुछ इनहेरिट किया हमने यूनिवर्सिटी पे लगा दिया, हमने सारा कुछ किया, अब हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे लोग प्रोड्यूस करें कि जिनके पास दीन का भी इल्म हो, दुनिया का भी इल्म हो, और प्लस उनके पास नेसेसरी स्किल सेट्स भी हों। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो जुल्म है ये एक्चुअली उसके बाद शुरू हुआ कि उसके बाद जब यूनिवर्सिटीज़ आती गई, भरमार होती गई, समझा ये जाने लग गया कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी का मकसद है किताब पढ़ाना और किताब की फहम देना जो है यही इल्म है और बस। अच्छा, वो हमारे एक दोस्त बड़ी अच्छी वो बात किया करते, वो कहते किताब बेहतरीन दोस्त है अगर सारे इंसान मर जाएं तो लेकिन वो दैट इज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन दैट इज ऑन अ लाइटर नोट। अब हमारे जो रिस्पेक्टेड जो ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी, ये माशाल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने कि पूरी ज़िंदगी लोगों के साथ इंटरेक्शन में गुजारी। इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को एक जगह पे आके इन्होंने उसको लिखा। अच्छा, अब इनकी बात और उस बात में कॉमनैलिटी क्या है? कॉमनैलिटी ये है कि आप जिस डिस्कशन में अभी पड़े हुए हैं, पिछले बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारे डिस्कशंस में, आपके साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी, निज़ाम साहब के साथ अक्सर हम ऑन अ लाइटर नोट बात शेयर करते हैं। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हमें ये ओवरऑल निज़ाम चेंज करने की ज़रूरत है, और डॉक्टर निज़ाम कहते होते हैं कि हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं ना। तो एक्चुअली क्या है कि होता क्या है कि इस ओवरऑल सिस्टम को एक्चुअली, अब मैं निज़ाम नहीं कह रहा हूँ, मैं सिस्टम कह रहा हूँ, तो इसको एक्चुअली चेंज कैसे होगा ये
कि आपको ग्रेजुअली वो लोग प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कि जो एक्चुअली आपके एंटरप्रेन्योरियल साइड पे आपको लेके जाएंगे। अच्छा, जब आप उसको रटी रटाई किताबें पढ़ा के आपने भी अपने बुक में यही मेंशन किया कि दे आर नॉट द नीड ऑफ द आवर, वो लोगों की वो इंडस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं है। इंडस्ट्री जो भट्टी साहब जो जिक्र कर रहे थे कि एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉई नहीं है और एम्प्लॉई के पास नौकरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वो कनेक्ट मिसिंग क्यों है? वो कनेक्ट मिसिंग इसलिए है कि वो जो ओरिएंटेशन जो एक्चुअली यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए थी वो नहीं है। अच्छा, इसमें कासिम अली शाह साहब, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि अभी जो यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ऑल टुगेदर हम इसको कहते हैं जी थर्ड जनरेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये जो हमारे पास इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, दिस इज़ एक्चुअली द थर्ड जनरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, अब फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, सेकंड जनरेशन कौन सी थी, मैं आपको थोड़ा सा इस पर ज़रा ब्रीफ कर दूं। डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह अथॉरिटी हैं इस हवाले से। अब क्या है, फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटीज़ थी जो किताबें पढ़ाती थी, जो आपको बेसिक्स, आपको इल्म देती, जो बेसिक इल्म जहाँ से चीज़ें इवॉल्व हुई, वो थी फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटीज़, जिसमें आपकी शुरू में आज से 700 साल 800 साल 500 साल पहले वाली यूनिवर्सिटीज़ जो थी, ये थी आपकी प्रॉपर फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटीज़। फिर एक ट्रेंड आया, फिर आई सेकंड जनरेशन यूनिवर्सिटीज़। जब आपका यूरोप सारे का सारा जो है वो रेवोल्यूशन के बाद, आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने दे स्टार्टेड पब्लिशिंग। अच्छा, ये वो टाइम था कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि अब सेकंड जनरेशन यूनिवर्सिटी का टाइम आ गया। अब यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट रिसर्च के बगैर है ही नहीं। यूनिवर्सिटी विदाउट अ रिसर्च इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी। वो थी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के साथ हमने बहुत सारा टाइम गुजारा और ग्रेजुअली हम भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े कि जो एक्चुअली सेकंड जनरेशन यूनिवर्सिटीज़ थी। अब जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया थर्ड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन यूनिवर्सिटी ये कहती है कि भाई बिल्कुल ठीक है, एजुकेशन अपनी जगह पे, आपकी रिसर्च अपनी जगह पे, जब तक इसके साथ एंटरप्रेन्योरियल साइड अटैच नहीं होगी, जब तक इसके साथ स्पिन ऑफ नहीं होंगे, जब तक इसके साथ इंडस्ट्री एकेडेमिया आपका लिंकेज उस सेंस में, उस तरह से नहीं जैसे हम इसको लेते हैं, इन इट्स ट्रू सेंस, कि अगर आप वो चीज़ उसके साथ नहीं होगी, एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन नहीं होगी, स्किल सेट आप नहीं देंगे, आपके पेटेंट्स, आपके ट्रेडमार्क्स, आपके स्पिन ऑफ्स, आपके प्रोजेक्ट्स, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स अगर ये नहीं होंगे तो ये यूनिवर्सिटी नहीं है। ये है थर्ड जनरेशन यूनिवर्सिटी। अच्छा, अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जब किसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं ना, हम उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट तब करते हैं जब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका होता है और हम उस कॉन्सेप्ट को लेके बैठ जाते हैं। हम कहते हैं कि नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दैट। अनफॉर्चुनेट बात यह है, समेत हमारे अरबाब इख्तियार के, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम HEC PHEC के जो पुराने जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं बैठे हुए सामने, कि अभी तक हमने अपने किबले दुरुस्ती नहीं किए। अभी तक हम जो है वो उसी नंबर गेम में, उसी रिसर्च, उसी चक्कर में वो पड़े हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो सरोही साहब ने, डॉक्टर सरोही साहब ने जो अभी जो बुक लिखी है, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि अभी आपको ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कि जो ग्रेजुएट्स वाकई मार्केट की ज़रूरत हैं, और आपको ये देखना पड़ेगा, आपको अपने करिकुलम को देखना पड़ेगा, आपको अपने सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे को वैल्यूएट करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट आपको वो चीज़ें देनी पड़ेंगी कि जो मार्केट की ज़रूरत है। अदरवाइज जाहिर है कि जैसे सिस्टम चल रहा है वो तो फिर चल ही रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आप ही से सवाल एक मैं आपसे करना चाहूँगा। वो सवाल इस हवाले से सर कि आपने इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात की, चैप्टर है पूरा जिसमें हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटीज़ में नहीं नज़र आते इतने जितने एक टाइम पे जब IT टेक और अरफा करीम बना तो इंक्यूबेशन सेंटर्स का कॉन्सेप्ट ज़रा आम हुआ है, पब्लिक होना शुरू हुआ। मुझे ये लगता है कि IT टेक के अलावा हर शोबे में वो इदारे, वो इंस्टीट्यूशंस, वो प्लेटफॉर्म्स मौजूद होने चाहिए जहाँ पर कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके कि रियल टाइम चैलेंज क्या हैं। आप खुद क्या समझते हैं जबकि आप चैप्टर लिख रहे थे और आपके माइंड में क्या था उस वक्त, और ये जो चैलेंज आप देखते हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। अच्छा, मैं सर इसमें ये भी आप ये सवाल आपके सामने भी होगा और ये डॉक्टर निज़ाम साहब से मैं सवाल करूँगा। सर इंक्यूबेशन सेंटर्स बन जाएँ, हम इंडस्ट्री के साथ अटैच भी हो जाएँ, हमारे पढ़ाने वाले काबिल नहीं है सर, उनका अपना एक्सपोजर कोई नहीं है, उनकी जो प्राइड है, उनकी जो ईगो है वो एक रिसर्च है जो कि जस्ट पेपर वर्क्स में है और कोई डेप्थ नॉलेज नहीं है, उनका इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी कोई नहीं है। और अगर उनको कोई प्रैक्टिकल इंक्यूबेशन सेंटर हेड करना पड़ जाए तो सर वो फेल है। इवन सर हमारी लैब्स वीरान है, जो इंजीनियरिंग के थोड़े से बैकग्राउंड से हैं वो जानते होंगे कि हमारी लैब्स के बड़े बुरे हाल हैं।
आप सर क्या कहेंगे, इस इंक्यूबेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट है तो बहुत ज़रूरी, जब आप लिख रहे थे तो आपको रियल टाइम चैलेंज क्या नज़र आया? शाह साहब वेरी पर्टिनेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपना दूं कि 90s में माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रहे थे हम। मेरे एक प्रोफेसर थे, फौत हो गए, अल्लाह मगफरत करे उनकी। ही वॉज वर्किंग ऑन TB वैक्सीन। TB वैक्सीन यानी अब तो किसी न किसी शेप में आ गई है, लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था। और मुझ समय 2-3 और असिस्ट कर रहे थे प्रोफेसर साहब को, और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाए और पेटेंट वगैरह ये सिलसिला उनको नहीं मिली। उनको जो है इंटरनेशनल 2-3 कंपनीज़ ने, बल्कि मुल्कों ने, वन ऑफ द ब्राज़ील, उन्होंने ऑफ़र की कि जी आप हमारे पास आ जाएं और हम फुल आपको सपोर्ट करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान से उसने इजाज़त चाहिए कि जी चूँकि उसमें लिखा लेटर में कि जी आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वहाँ से हमें ये सपोर्ट आई है, तो इजाज़त दी जाए कि मैं वहाँ चला जाऊँ। और गवर्नमेंट ने देर नहीं लगाई, उसको कहा जाओ। तो अब इंक्यूबेशन सेंटर्स का जो कॉन्सेप्ट हम जहाँ ले आए हैं, एक और इंसिडेंट अभी 2 साल पहले मैंने एक यूनिवर्सिटी को ऑफ़र दी कि जी आप इंक्यूबेशन सेंटर खोलें, हम आपको 40 करोड़ अरेंज करके देते हैं इनिशियल सीड मनी, तो बाद में फिर और करेंगे। तो वाइस चांसलर साहब वाज वेरी मच इंटरेस्टेड कि यार 40 करोड़ आ रहे हैं। मैंने कहा 40 करोड़ ऐसे नहीं आएंगे, उसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड होंगे। आप हमें ये शराइत होंगे वो पूरे करेंगे, आपकी फैकल्टी होगी, आपकी लेबॉर्ट्री होगी, आपके पास विलिंगनेस होगी, इंटेंशन होगा वगैरह वगैरह, और प्रोडक्शन की असेसमेंट होगी, और हम आपको 6 मंथली ये रिलीज़ होगी जब आपकी प्रोडक्शन हम देखेंगे। और उसके साथ आपने इनोवेशन और क्रिएटिविटी क्लब्स बनाने हैं, सेंटर्स बनाने हैं, उनमें से सिलेक्ट करके फिर इंक्यूबेटर्स को आपने वो प्रोवाइड करने, सिलेक्शन आप करेंगे, वी विल सपोर्ट यू, न सिर्फ मॉनिटरिंग बल्कि स्किल में और जो प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग है उसमें भी हम सपोर्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल एक हमारी कोलैबोरेशन थी और नेशनल भी हमें कुछ सपोर्ट मिल रही थी। तो वो जब ये सारी चीज़ें मैंने उनके सामने रखी, 2023 की बात है, अब 25 है, मुड़ के नहीं आए। लगाने का तरीका आपने हमें बता दिया। हाँ, तो मैंने फिर उनको कई रिमाइंडर्स भी भेजे। मैंने कहा सर आप करें, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये 40 करोड़ तो इनिशियल है ना, सीड मनी, ये तो सीड मनी है, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। जब वो देखेंगे तो यू विल गेट 40 अरब, 40 अरब आपके पास आएंगे, क्योंकि वो चीज़ आप जो बच्चे आपके आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सप्रेस करने का जो सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे भट्टी साहब ने बात की कि जी असेसमेंट का वो जो निज़ाम है, निज़ाम साहब का नहीं, निज़ाम जो असेसमेंट का है वो ये है कि प्रोफेसर, अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंटरव्यू हो रहा था, तो मुझे भी उन्होंने बुलाया कि जी आप आ जाएं इंटरव्यू करने के लिए। तो एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा आया, अब डी फार्म करके बच्चा आ रहा है, डॉक्टर फार्मेसी है, और एक मेडिसिन कंपनी में आ रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर की। तो उसको पता होना चाहिए ना कि जी मैं क्या करूँगा। तो मैंने पूछा कि बेटा कोई प्रैक्टिकल्स वगैरह आपने किए हैं? तो उसने कहा सर कर लेंगे। मैंने कहा यूनिवर्सिटी में किए हैं अपने? कहा सर ये तो फैक्ट्री में होंगे ना, यूनिवर्सिटी में कहाँ होते हैं। ओह, उसका बिल्कुल ठीक, मुझे पता ही नहीं कि ये यूनिवर्सिटी का भी एक रोल है। बिल्कुल सही सर। तो मैंने कहा आप फिर कैसे करेंगे वो, आप तो यहाँ प्रोडक्शन को संभालने आ रहे हैं, जब आपको खुद नहीं आता तो हाउ विल यू मॉनिटर प्रोडक्शन। किताबों में पढ़ी है सर उसने प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक। तो अब ये एक वो ग्रेजुएट की बात थी। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे एक और बच्चा है जो IT में बहुत अच्छा है,
लेकिन उसको ये सपोर्ट नहीं मिल रही, गाइडलाइन नहीं मिल रही कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाह रहा है, वो नौकरी नहीं ढूंढ रहा, नौकरी देना चाहता है, हम उसको सप्रेस करते हैं कि जी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ऊंचा उड़ रहा है, और नंबर कम कर देते हैं। अगर पेपर्स में, प्रैक्टिकल्स में पूरा हो गया तो वाइवा में हम उसको लाजमी फेल कर देंगे कि पोजीशन डाउन होगी तो इसको जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं करेगा। और ये प्रोफेसर के रोल की बात करें। अब इनक्यूबेटर्स जो हम सोच रहे हैं, जो हमने यहाँ बात की है कि इन सारी आलूदगियों से पाक हो, जी सर, यानी बच्चे में अगर चमक है और उसमें फाइनेंशियल इशू नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो एक तो इनक्यूबेटर सेंटर जो होगा वो उसको सपोर्ट करेगा। वो भी स्किल्स में कहीं कमी है तो जो यूनिवर्सिटी का जो मॉनिटरिंग यूनिट होगा वो उसको एनालाइज करके उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कहीं इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है तो वो भी अरेंज करके देगा। और सिर्फ ये चलना नहीं, अब ज़ाहिर है एक बच्चा है जो काम शुरू कर देता है, उसको सीड मनी से कुछ पैसा मिला, उसको स्किल डेवलपमेंट करवा दी, हमने छोड़ दिया कि जाओ भाई कर लो, उसमें से 97% बच्चे फेल हो जाते हैं। वजह क्या होती है कि पीछे फॉल बैक का उनके पास कुछ है ही नहीं। इनक्यूबेटर सेंटर ने उसको वो सारा करके कहा जी अब यू आर एट योर ओन, नहीं उसको नहीं छोड़ना। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने अपने साथ कम्युनिकेशन में रखना है, और उसकी कहीं फेलियर हो रही है, वो फाल्टर कर रहा है, तो उसको वी हैव टू सपोर्ट दैट। अच्छा सर, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स, आखिरी 3-4 मिनट रह गए हमारे पास, मैं चाहूँगा निज़ाम साहब से मैं सवाल एक सामने रख देता हूँ सर। सर बच्चे की एक है इंस्पिरेशन, बच्चा पैदा होता है, तादेर अपने माँ बाप को देखता है और सारी ज़िंदगी उसके अंदर वो एक जो है आदत, सोचने का अंदाज़, एक नर्चरिंग ग्रूमिंग जो है वो माँ बाप की होती है। यूनिवर्सिटी में जब पहुँचता है उसको सर इंस्पिरेशन नज़र नहीं आती। वो 16 साल 18 साल की तालीम मुकम्मल करने के बाद जब प्रैक्टिकली फील्ड में जाता है तो पता लगता है जो पढ़ाया गया वो कहीं काम ही नहीं आ रहा। और जो हमें इंस्पायर करने वाले थे वो एक थ्योरेटिकल प्रोफेसर्स थे, प्रैक्टिकली उनका कोई एक्सपोजर नहीं था। दुनिया में एक नई टर्म प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस हुई है। वो लोग जो किसी भी शोबे के काबिल हैं, और वो काबिल जो शख्स है वो अपना कोई अगर काम करना चाहता है, काम करने के साथ साथ पढ़ाना भी चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो अपने विजडम को भी आके शेयर करे। मैं चाहूँगा, क्योंकि क्लोजिंग रिमार्क्स है हमारे पास 4-5 मिनट है, और आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है अमलन ऐसे लोग दिखाने की यूनिवर्सिटियों में जो खुद एंटरप्रेन्योर है। बच्चों के पास सिर्फ मिसालें नहीं हैं, बच्चों के पास कुछ जॉब्स की मिसालें तो होती हैं, लेकिन आप देखिए हमसाया मुल्क जो है दर्जनों उनकी मूवीज़ है बिजनेस स्टोरीज पे, बिजनेस स्टोरीज हैं। वो उन्होंने अपने हर हीरो को, बिजनेस स्टोरीज का जो हीरो है उसको पकड़ा, उसमें फिल्म बना दी। हमारे पास बच्चों के पास मिसालें कोई नहीं है, और सोसाइटी के अंदर एक ना चाहते कामयाब बंदा और बिलखसूस बिजनेस में कामयाब बंदे के लिए नफरत पाई जाती है। क्या कहेंगे इस हवाले से सर? थैंक यू वेरी मच। मैं पहले बताऊंगा कि जब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था तो मेरा दफ्तर था 11वें फ्लोर पे बिल्डिंग पे, तो वहाँ से मैं कभी देखता था तो 3 बिल्डिंगें थी जो फाइजर ने बना के दी कोलंबिया यूनिवर्सिटी को। तो हम जब बात करते हैं इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज, तो इंडस्ट्री तो वो है ना जो पैसे लगाती हैं, उनके पास पैसे बनाने के लिए पैसे, नए प्रोडक्ट डेवलप करो, नई मेडिसिन डेवलप करो, उसके लिए उन्होंने पैसे दिए, बिल्डिंग बना के दी, पूरा रिसर्च लैब स्टाफ सारा दे दिया। तो पहली बात हमारी इंडस्ट्री लिंकेज है ना, हमारे एकेडमी लिंकेज, वो उस तरह का नहीं है। हमारी इंडस्ट्री पहली बात छोटी है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इस पर करते पैसे हमें बताओ, हम उनको भेजते हैं प्रैक्टिकल कराने के लिए, तो हमें आप पैसे देने पड़ेंगे प्रैक्टिकल कराने के लिए। वो उससे हमसे पैसे मांगते हैं प्रैक्टिकल कराने के, कि हम सर्टिफिकेट ऐसे नहीं देंगे, आप हमें पैसे दें। तो लिंकेज का जो है ना थोड़ा सा मसला है, हम बात बहुत करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन नहीं है जो कि इंडस्ट्री की होनी चाहिए। अब मेरे पास जहाँ मैं काम करता हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है, कहते ये अनएम्प्लॉयड लोगों की इंडस्ट्री नहीं, फैक्ट्री नहीं बनेगी, हम हर बंदे को एम्प्लॉयमेंट देंगे, फुल गारंटी देते हैं। वो 3U1M के नाम से उन्होंने शुरू किया हुआ है कि 3 साल यूनिवर्सिटी में, 1 साल इंडस्ट्री में। शुरू करते 5-6 साल से शुरू हुआ है, कहते हम गारंटी देंगे 100% एम्प्लॉयमेंट, प्रॉमिस करते हैं लेकिन होता नहीं है। तो ये कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कब करते हैं वो बगैर फंडिंग के नहीं हो सकती, आपको फंड देना पड़ेगा।
और हमने कुछ दूसरों को पैसे देते हैं, लेकिन पैसे दे के तो काम होगा बेचारा। मैं चाहता हूँ बिजनेस, जो लोग बिजनेस खुद करते हैं वो तो ठीक है, उनकी फैमिली है, लेकिन जिनके पास फैमिली नहीं है तो वहाँ पे ये होता था। मैं जब यूरोप में देखता था, एक बहुत बड़ा हॉल दे दिया आपने, उसमें हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर्स भी हैं, ऑफिस भी हैं, कि आप यहाँ आके अपना काम करें और इंडस्ट्री को कॉन्टेक्ट करें। तो 1 साल 2 साल के लिए उनको फंडिंग मिलती थी टू इस्टेब्लिश कनेक्शन विद इंडस्ट्रीज। हमारे अभी तक कोई सिस्टम नहीं बना। इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें, अगर ऐसा बन जाता है तो फिर वो बैठ के 1 साल 2 साल तक फंडिंग करे यूनिवर्सिटी, यहाँ बैठ के तुम प्लान करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, नेटवर्किंग बनाओ, यहाँ भी करो, बाहर भी कराओ। अब आई बात जो आपने बात की थी कि अभी यूनिवर्सिटी यूरोप वगैरह में भी मैं अपनी बात शुरू की, उसका नाम है स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। वो कहते हैं ये अलग है, लेकिन यहाँ पे उसके क्रेडिट ट्रांसफ़र जो है ना हमारे यहाँ नहीं हो रहे हैं, तो उसके पैसे वो ले रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि कम से कम जो आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है, सप्लीमेंट उनको दे दें, उनसे आप उनकी फीस ना लें, वो ये सीखें स्किल आके। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं 3-4 होते हैं हर डिग्री में, वो 3-4 सब्जेक्ट हमको दे दें, उसके पैसे ना लें, आप बच्चों से फीस ना लें, वो टेक्निकल ट्रेनिंग से करा देते हैं, तो वो भी नहीं मानते। तो ये ब्रेक थ्रू जो है ना हमारे के ये बहुत डिफिकल्ट हो गया यूनिवर्सिटी में, वो अपनी रूटीन से हटना नहीं चाहते हैं। कुछ ये बच्चे खुद आ जाते हैं, आजकल बच्चे खुद अपने तौर पर जाके शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, उनको पता है कि इसके बाद आपको चॉइस नहीं है। ये चेंज करना पड़ेगा, करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा और माइंडसेट को बदलना पड़ेगा हमारी यूनिवर्सिटी की लीडरशिप को। तो माइंडसेट नहीं बदलेगा, ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हुसैन साहब, प्लीज़ बताइए। मैं ना भट्टी साहब की बात को सेकंड करूंगा कि बजाय इसके कि हम अरसे तक बातें ही करते रहें, हम कुछ ना कुछ अमलन शुरू कर दें, कुछ ना कुछ अमल शुरू कर दें। और उसके लिए एक ज़रूरी बात है कि जो हमारा आखिरी साल के 2 साल के सिलेबस हैं उसको थोड़ा सा शार्ट किया। जैसे आपने कहा कि सोशल स्टडी है या इस्लामियत है, उसको आप थोड़ा सा शार्ट करें ताकि बच्चे के पास टाइम हो। तो अगर हम कुछ ना कुछ शुरू करेंगे, देखिए गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे, लेकिन अगर सोचते रहेंगे, आप 100 बच्चों से ना शुरू करें, आप 5 बच्चों से शुरू, इतने यूनिवर्सिटी के पास फंड्स होते हैं, 10 बच्चों से शुरू कर लें, तो इंशाल्लाह ये मामला सक्सेस स्टोरीज बन जाए। मैं आप सबका सर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक ऐसी डिबेट है जो कह लीजिए जिसके बहुत सा टाइम चाहिए, और ये किताब एक बड़ी गुड लक हुई कि किताब कुछ दोस्तों ने पढ़ ली, इसकी प्रेसी भी हमने कर दी, इसकी ऑडियो प्रेसी भी सर हमने कर दी। मैं इसको भी चाहूँगा कि जब ये वीडियोज़ जाएँ तो उसके भी कोई लिंक्स जो हैं वो मेरी टीम जो है वो साथ ही साथ में इंश्योर कर लें। 3 बड़ी अहम बातें मैं ऐड करके इसे क्लोज़ करना चाहूँगा सर। एक तो पहली जो गुजारिश है वो ये है कि एक दुनिया में ना नया ट्रेंड आया है। वो ट्रेंड ये है कि आज का बच्चा वो अर्न करने के लिए कोई एक स्किल सीखता है और पैसे कमाने लग पड़ता है। वो स्किल, अगर ये डिजिटल स्किल्स की बात करूँ, वो पाइथन हो सकती है, वो डाटा लर्निंग हो सकती है, मशीन लर्निंग हो सकती है, वो एआई हो सकती है, इवन के ब्लॉगिंग और जो डाटा माइनिंग है, ये बड़ी छोटी छोटी स्किल्स हैं। मैंने ऐसे बड़े बच्चे देखे हैं जो पढ़ रहे हैं, मुनासिब सी डिग्री है, लेकिन स्किल इतनी शानदार है कि वो कुछ सालों में आपको अमेरिका में किसी टॉप के इदारे में सर्व करते नजर आएंगे। उसके मुकाबले में एक जो गलत ट्रेंड है जिसपे डॉक्टर साहब ने, हमारे राइटर ने, मोहतरम डॉक्टर अहमद अली साहब ने जो उस पर बड़ा जोर डाल के लिखा है कि जो सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं और थ्योरेटिकल है और नंबर है और डिग्री है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस सारी गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा जो है वो कंक्लूजन ये है कि इसकी ऑनरशिप एजुकेशन के लीडर्स को लेनी पड़ेगी। और एक वाइस चांसलर बादशाह होता है, वो पब्लिक सेक्टर में हो, वो प्राइवेट सेक्टर में, वो किंग होता है। वो अगर चाहे तो ट्रेंड चला सकता है कि यार ये गेस्ट स्पीकर ही बुला ले, ऐसे काबिल लोगों को बुला ले, और इनकरेज करे कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इस तरह की स्किल्स चाहिए। अगर एक यूनिवर्सिटी में साल में 2 दर्जन बिजनेसमैन आए हैं, एंटरप्रेन्योर आए हैं कामयाब, और उन्होंने आके बात की है, मुझे लगता है कि जो माइंडसेट का जो मसला है, जिसको भट्टी साहब ने भी कहा और निज़ाम साहब ने भी कहा, फारूक बाजवा साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने तो पूरी किताब लिखी, और मोहम्मद हुसैन साहब ने भी इसको इंडोर्स किया, ये मसला हल हो सकता है कि एक नया ट्रेंड चले जिसमें जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रोल प्ले कर सकें उस ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने में जो सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा बल्कि नौकरी देने वाला बन जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।